हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आज इस क्लास में हम कवर करेंगे वीकली एनवायरनमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स। ओके सो वीकली वाला काम करेंगे इसमें, और एनवायरनमेंट ही स्पेसिफिकली क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इस वजह से। एंड काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, तो इसी वजह से वी आर कवरिंग इट इन अ सेपरेट वीडियो, सेपरेटली डेडिकेटेड वीडियो जो है हम इसमें यहाँ कवर कर रहे हैं। राइट, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू गंगोत्री नेशनल पार्क। ओके, सो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है इससे रिलेटेड है। इसमें ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। वो इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया है कि ये लोग लगभग 50 हेक्टेयर ज़मीन जो है, 50 हेक्टेयर ज़मीन ये लोग आर्मी और आईटीबीपी जो है उसको नए बंकर्स डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं। ओके, 50 न्यू बंकर्स किस पर्सपेक्टिव से? नए बंकर्स जो हैं उसको डेवलप करने के लिए किसको दे रहे हैं? आर्मी को और आईटीबीपी को। आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, उसको दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। लोकेशन है इसका उत्तराखंड में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसकी लोकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिचुएटेड कहाँ है? ये सिचुएटेड है ये भगीरथी रिवर के अपर कैचमेंट एरिया में, मतलब अपर एरिया जहां से भगीरथी जो निकलती है, मतलब जहां से है उसके अपर पार्ट में। ठीक है, जो वहां पे अपर कैचमेंट एरिया जो है वो भगीरथी रिवर का, वो वहां पे इसका जो है सिचुएशन, मतलब दिस पर्टिकुलर एरिया इज सिचुएटेड ओवर देयर, ये वहां पे सिचुएटेड है, ये जो नेशनल पार्क की बात हो रही है। ठीक है, apart from that it borders with that of the Kedarnath Wildlife Sanctuary and Govind National Park। इसी नेशनल पार्क के पास जो है आपको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी एंड गोविंद नेशनल पार्क जो है वो भी मिलेगा। माउंटेन्स इन द पार्क बिलोंग टू द गंगोत्री ग्रुप ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। ओके, यहाँ पे जो मेजर पीक्स हैं उसका एक बार हम देख लेते हैं। मेजर पीक्स कौन से हैं? चौखंबा फर्स्ट है, सातो पंथ है, चौखंबा सेकंड है, चौखंबा थर्ड है एंड केदारनाथ है। ये सारे जो है मेजर पीक्स है यहाँ के। मेन ये दिस इज द मेन होम टू फेमस गंगोत्री ग्लेशियर ऑल्सो। ये जो लोकेशन है इस लोकेशन में गंगोत्री ग्लेशियर भी आती है जो कि गंगा रिवर की मेन सोर्स भी मानी जाती है। ओके, तो ये वहाँ की है। तो एक बार जो है हम इसका लोकेशन एक बार हम हिमालयाज में देख लेते हैं, मैप में बेसिकली देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है एंड इसको फर्दर और हम अगर देखें तो here you can see this is that of the गंगोत्री नेशनल पार्क। इसके आसपास जो है आप श्री कैलाश, गंगोत्री, दिस भृगु पंथ, केदारनाथ एंड सतो पंथ, ये सारे एरियाज जो हैं इसके आसपास के ही एरिया हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, सो दिस इज द लोकेशन रिलेटेड टू दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अब इसका फ्लोरा एंड फौना एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें फौना कौन से मिलते हैं। तो यहाँ पर फेमसली स्नो लेपर्ड, ब्राउन बेयर, ब्लू शिप, मस्क डियर, एशियन ब्लैक बेयर एंड हिमालयन ताहर जो हैं वो यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ये स्नो लेपर्ड हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप मस्क डियर जो है वो देख सकते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा में आप यहाँ पर जो है कुछ ट्रीज देख सकते हैं, दैट इज द फिर, देवदार एंड दिस इज दी ओक। फिर, देवदार एंड ओक जो है कुछ ट्रीज हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें से लोअर एलिवेशन लैंडस्केप्स इन द पार्क आर डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न हिमालयन सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट। ये जो इसका लोअर एलिवेशन लैंडस्केप है, जो लोअर एलिवेशन एरिया है वहाँ पे वेस्टर्न हिमालयस सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं एंड दीज फॉरेस्ट आर द मिक्स। ये जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पे मिक्स, मतलब डिफरेंट टाइप की बेसिकली जो ट्रीज है वो मिलती है, जैसे कि फेर ट्रीज हो गए, देवदार हो गया, ओक हो गया, स्प्रूस हो गया एंड यहाँ पे तो है रोडो
डेंड्रस जो है वो भी मिलते हैं। एंड अगर आप हायर एलिवेशंस पे जाते हैं, फर्दर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एल्पाइन श्रब्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। द पार्क, दिस पर्टिकुलर पार्क, यहाँ पर क्या है, एल्पाइन मीडोज जो है वो फ्रीक्वेंटली इस टाइप की जो बेसिकली जो ट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें हमने जो है पार्क की तो बात कर ली, उसके लोकेशन एंड एवरीथिंग। आईटीबीपी के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इसमें। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो है, तो ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इट इज़ अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि बेसिकली यहाँ पर है, मतलब इसके अंतर्गत आती है ये। एंड इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बॉर्डर पुलिस है, होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इनिशियली रेज्ड अंडर द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट ऑफ 1949, इसके अंतर्गत ये आती है। इसके अलावा 1992 में ये जो ITBPF एक्ट जो है, इट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। 1992 में जाकर के जो है इसको अनेक्ट किया गया था। कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स वर फ्रेम्ड ओवर हियर। इट फंक्शंस एज अ बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स। नाम से पता चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं जिसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है क्या, बॉर्डर पुलिस फोर्स है, तो इसका काम क्या होगा, बॉर्डर पे जो है वहां पे सिक्योरिटी का काम है, ठीक है। तो ये बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्स है, नॉट एनीथिंग जो कि आपको उतना ध्यान से याद करने की जरूरत है। एंड ये टिबेटन, तो ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड, टिबेटन वहीं से आप याद रखिए, हायर ऑल्टीट्यूड में जो है ये बेसिकली काम करती हैं, वहां पे जो है ये इनका काम रहता है। ओके, नाउ ये जो ITBP है एज ऑफ नाउ ये कहाँ पे डिप्लॉयड है, इसको ये काराकोरम पास, कहाँ से कहाँ तक है, तो काराकोरम पास जो है वहां से लेकर के, जो कि लद्दाख में है काराकोरम पास, वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के जाचेपला जो एरिया है वहां तक ये पोस्ट, वहां तक जो है ये इतने लंबे एरिया में पोस्टेड है, ठीक है, इतने लंबे एरिया में। एंड ये कितना लंबा एरिया है, 3488 किलोमीटर्स की लंबी जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर, वहां तक ये फैले हुए हैं, वहां तक का ये जो है कारभार संभाले हुए हैं। ये जो फोर्स है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द एंटी नक्सल ऑपरेशंस ऑल्सो, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है कार्बन ऑफसेटिंग, ठीक है। कार्बन ऑफसेटिंग, अब ये न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि डेल्टा एयर जो है, ये डेल्टा एयरलाइंस, इन्होंने कहा कि दे आर presented itself as the world's first carbon neutral airline। उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से प्रोजेक्ट किया कि हम जो है दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन है। हालांकि रीसेंट लॉ सूट वॉज फाइल्ड, एक लॉ सूट जो है इनके खिलाफ फाइल किया गया था माइना बेरिन के द्वारा कैलिफोर्निया में, जिन्होंने इस चीज को चैलेंज किया कि डेल्टा का ये जो क्लेम है दिस इज एकदम मिसलीडिंग है एंड दिस इज नॉट राइट ऑल्सो। ये क्या है, ये मिसलीड कर रहा है, ये बेसिकली गलत इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर दे रहे हैं। कंपनीज जो है, अब ये कार्बन ऑफसेटिंग की जो बात हो रही है यहाँ पे, कंपनीज जो है वो बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स जो हैं वो स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपनाते हैं, जिससे कि बेसिकली ये जो कार्बन रिलीज हो रहा है इतना सारा उसको मिटिगेट किसी तरीके से किया जा सके। सो जो कंपनीज हैं वो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, एंड ये सारी चीज़ें ये लोग बेसिकली करते हैं ताकि जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको किसी तरीके से कम किया जाए, उसका प्रभाव जो है वो किसी तरीके से कम किया जाए, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम किया जा सके। अब ये जो इम्पैक्ट है वो कम कैसे होगा, तो उसका सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अचूक तरीका, वो है ट्री प्लांटिंग। सबसे अचूक तरीका ये होता है ट्रांजिशनिंग टू क्लीनर फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना जिससे कि उतना ज़्यादा एंड उस हिसाब का जो है कार्बन एमिशन वो नहीं होता हो। ओके, एंड सपोर्टिंग कार्बन कैप्चर टेक्निक्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट विद द गोल ऑफ ऑफसेटिंग अ कंपनीज कार्बन एमिशंस एज वेल। सो दीज आर द टेक्निक्स विच दे आर बेसिकली फॉलोइंग, दीज आर द एक्टिविटीज विच दे आर बेसिकली डूइंग इन ऑर्डर टू मिटिगेट जो ये कार्बन है जिसका इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना सारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में फॉरेस्ट्री आ गया,
ट्री प्लांटिंग सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। तो ऐसे जगह पे ट्री प्लांटिंग करना जहां पर कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो वहां पे जो है फिर से फॉरेस्ट जो है, ढेर सारे फॉरेस्ट लगा, मतलब ढेर सारे ट्रीज लगाइए, फॉरेस्ट जो है वहां पे लहलहा दीजिए, तो वो काम करना। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो बेसिकली कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, स्टोर करती हैं, एंड वो बदले में हमको क्या देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। तो इसलिए ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है। दूसरा है एग्रीकल्चर, फार्मर्स को ऐसी टेक्नोलॉजीज देना जिससे कि वो, और ऐसे टेक्निक्स बताना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो सके उनके क्रॉप्स की, राइट, वेस्टेज बहुत ही कम हो, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, राइट। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली होने का यहाँ पर जो है बात कह रहा है, मिनिमाइजिंग द वेस्ट ड्यूरिंग द क्रॉप कल्टिवेशन, एंड इसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो घटेगा भी, क्योंकि वेस्ट होगा तो जनरली ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को बर्न कर देते हैं। तो जब वो बर्न नहीं करेंगे, रादर देन उसका जो है किसी और तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज से क्या होगा कि उन्हीं के लिए फायदा रहेगा एंड प्लस एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एविएशन क्या कर सकती है, एयरलाइन ऑपरेटर्स लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑप्टिमाइज द फ्लाइट पाथ। एआई का यूज करें जिससे कि फ्लाइट पाथ जो है वो डिसाइड हो, जिससे कि वो लोग जो है बेटर एंड शॉर्टर पाथ से जो है वो पहुंच सके। एंड इससे क्या होगा, इट विल बी मिनिमाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेल क्लाउड्स। अब ये कॉन्ट्रेल क्लाउड्स जो है उसकी फॉर्मेशन भी कम होगी। ये क्लाउड्स क्या हैं, आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा, जब प्लेन जाती है तो उसके पीछे इस तरीके से जो है ये वाइट कलर के निशान इस तरीके से छोड़ते हुए जाती है, राइट। सो दैट इज, उसी चीज को जो है ये कहते हैं कॉन्ट्रेल क्लाउड्स। आपने देखा होगा एयरलाइन जा रही है तो पीछे से जो एक तरीके से ट्रेल बना रहता है, टेल उसकी पूंछ जैसी बनी रहती है, ओके। तो उसी को ही कॉन्ट्रेल क्लाउड्स कहते हैं, एंड देयर पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इस चीज को कम किया जा सकता है, तो इसको कम करने की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कि रिन्यूएबल हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही कम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी यूज करने की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। कार्बन ऑफसेटिंग, ये कार्बन ऑफसेटिंग प्रोग्राम जो है ये बेसिकली बहुत ही सही तरीका है, एंड इट इज द क्रूशियल स्टेप। एंड इससे बेसिकली क्या होगा, जो CO2 एमिशंस है, कार्बन का जो एमिशन है वो घटाने की यहाँ पर बात हो रही है, जो इशू है उस चीज को कम करने की यहाँ पे बात हो रही है। व्हेन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली दिस कैन बेसिकली लीड टू द नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स एज वेल। अगर हम जो है कार्बन ऑफसेटिंग का जो प्रोग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ओवरऑल जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिजनेसेस हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन एंड ऑफसेट देयर एमिशंस आल्सो। तो जो बिजनेसेस हैं उनको भी एक तरीके से ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि कार्बन का जो एक फुटप्रिंट है वो कम हो, and they have that kind of money also, so they can do that, right? So they have businesses have the opportunity to take action and offset their emissions, making significant progress towards sustainability instead of continuing to contribute to the pollution. Next is that of the carbon offset programs. Carbon offset programs जो है स्पेशली वो एरियाज में जहां पर कि ज़्यादा ही ज़रूरत है तो वहां पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, इस प्रोग्राम को यूज़ किया जा सकता है। वहां पे जो है हम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को जो है और अच्छा करने के पर्पज से फंड्स को जनरेट किया जा सकता है। फंड्स जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लेट गो रिड्यूस दी इम्पैक्ट ऑफ द कार्बन, एंड कार्बन को जो है मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे वेरियस तरीके जो है अपनाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कार्बन ऑफसेट्स जो है, इससे एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, बहुत सारे मतलब एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज को लेकर के कि जो क्या स्ट्रैटेजीज बेसिकली अपनाए जाए कार्बन रिडक्शन को लेकर के, ओके। दूसरी चीज है लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास जो है ना लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यही चीज रहता है कि ट्रीज लगाओ, ढेर सारे पेड़ लगाओ, लेकिन उसके अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव है जो कि बहुत इम्पैक्टेबल हो, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा अच्छा हो, तो वो चीज की यहाँ पे कमी है। वन साइज फिट्स ऑल, ट्री प्लांटिंग एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर द एमिशंस
एमिशंस रिडक्शन, वन साइज फिट्स ऑल वाला सीन है कि मतलब वही चीज़ है कि एक तरीके का सोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पे इम्प्लीमेंट हो और हर किसी के लिए जो है वो बेसिकली अच्छा रहे, बेटर रहे करके, ठीक है। तो वो यहाँ पर बेसिकली बात हो रहा है। तो व्हाट यू नीड टू डू कि हमको हर एक सिचुएशन और हर एक चीज़ को सोचते हुए, देखते हुए जो है काम करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ट्री प्लांटेशन है तो हर जगह क्या ट्री प्लांटेशन से ही काम चलेगा, तो इस चीज़ को यहाँ पर सोचना ज़रूरी है। कॉस्ट कंसिडरेशन जो है वो भी ध्यान रखना है कि क्या खर्चा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। रेगुलेटरी गैप भी है, लैक ऑफ रेगुलेशन इज ऑल्सो देयर विद इन द कार्बन ऑफसेट्स इंडस्ट्री, लैक ऑफ रेगुलेशन इज ऑल्सो देयर कि रेगुलेशन जो है वो क्या है कि रेगुलेट करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इंडस्ट्रीज़ को जो कि कार्बन ऑफसेटिंग की के ऊपर जो है एक तरीके से कह रहे हैं कि हम यस वी आर डूइंग दिस थिंग। तो देखिए भैया वो कर भी रहे हैं कि नहीं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस भी हैं, ग्रीन वॉशिंग कंसर्न्स भी हैं। सो ग्रीन वॉशिंग बाय रिलाइंग ऑन ऑफसेट्स टू अवॉइड बाय इम्प्लीमेंटिंग सब्सटैंशियल एमिशंस रिडक्शन प्रोजेक्ट्स। So this is what it is talking about the carbon emission. नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, तो ये एक चीज है। सो ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है, इस ट्रेडिंग का इस स्कीम का एम क्या है? सो इट एम्स टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क। इसको ये एम है कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करे फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स, मतलब कार्बन क्रेडिट्स को किस तरीके से ट्रेड किया जा सके, तो उस चीज को लेकर के ये फ्रेमवर्क सेट करने की यहाँ पे बात कर रहा है। कार्बन क्रेडिट certificates governed by this scheme are anticipated to be available for trading by 2025। ये जो सर्टिफिकेट्स है वो ट्रेडिंग पर्पज से स्टार्ट हो जाएंगे 2025 से। ये बेसिकली जो है यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये काम कर रही है। इंडियन कार्बन मार्केट, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कार्बन मार्केट का? टू डीकार्बनाइज द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है उसको डीकार्बनाइज करने के लिए बाय प्राइसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। तो वही चीज है, एक तरीके से ये दोनों जो है वो यहाँ पे लिंक्ड है। पैट है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, दिस इज ऑल्सो। सो ये मार्केट बेस्ड स्कीम है। इसमें क्या है कि ये CO2 एमिशन को जो है इसको प्रिवेंट करने की यहाँ पर बात करिए 92 मिलियन टन्स तक जो है वो प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं। एंड ये इनिशियल स्टेज की बात है, सब्सिक्वेंटली देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ये आर्कटिक ओशन वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस कंटेक्स्ट में बेसिकली बात हो रही है? रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुआ है एंड ये पब्लिश किस में हुआ था? नेचर कम्युनिकेशंस ने। इन्होंने सजेस्ट किया था कि आर्कटिक ओशन जो है, Arctic Ocean may experience ice-free summers as early as that of the 2030s। 2030 तक जो है आर्कटिक, ये जो आर्कटिक रीजन है, आइस फ्री समर होंगे, मतलब कोई भी आइस वहां पे नहीं होगी। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बता रहा है। इवन इफ सिग्निफिकेंट एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस एमिशंस बिफोर दैट टाइम। ओके तो ये जो है एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बेसिकली यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, उनका हैबिटेट है ये दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस वुड एक्चुअली क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल। इसमें जो है एक पॉजिटिव साइड भी लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा है एंड पॉजिटिविटी जो है वो बेसिकली कम है। यहाँ पे आप ये एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि आर्कटिक रीजन जो है वो बेसिकली कितना बड़ा है। ओके तो आई गेस यहाँ पे आर्कटिक रीजन उतने अच्छे से नहीं है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से दिखाया हुआ। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये आर्कटिक सर्कल है एंड इसके अंदर ये जो सारे एरिया आ रहे हैं दिस कम्स अंडर द आर्कटिक रीजन एरिया।
ठीक है। तो ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का है, तो ये आता है, कनाडा के अच्छे खासे एरिया आते हैं, अलास्का आता है, ये रशिया यहाँ पर आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे जो है उसके अभी कुछ एरिया यहाँ पर पड़ता है। ओके, सो ये कुछ एरिया हैं जो कि आर्कटिक रीजन के अंदर आते हैं। यहाँ पे भी स्पेसिफिकली लिख दिए हैं सारा का सारा जो कंट्रीज हैं जो कि इसके अंडर आती हैं, आर्कटिक काउंसिल के अंदर आती हैं एंड वही आर्कटिक रीजन के अंदर आती है। कौन कौन सा? कनाडा, डेनमार्क का, ग्रीनलैंड और फैरो लैंड्स जो हैं, फेरोए लैंड्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। नॉर्वे, रशिया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन एंड यूएसए जो है ये सारी की सारी जो है इसके अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है आर्कटिक रीजन का वो एक बार देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा झगड़ा जो है जियोपॉलिटिकल जो भी चीजें बेसिकली होती हैं वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये क्या है? ये जो रंग बिरंगी चीजें आपको देख रही हैं ये रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, ऑयल है, ये सारी चीजें जिसकी वजह से बेसिकली जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होती हैं। ओके, तो मिनरल रिसोर्सेज जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर जो कि ये होल्ड करती है, जिसमें कि आपको जिप्सम, कोल, डायमंड, जिंक, लेड, प्लेसर, गोल्ड, क्वार्ट्ज एंड बहुत सारे जो रिजर्व्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी वजह से जो है ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इस वजह से। सो आर्कटिक जो है यहाँ पे वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। तो वास्ट हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। दिस इज वाई दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी नीड ऑल्सो, जो कि दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, जबकि पूरे देश में भी अच्छी तरीके से अभी लाइट नहीं आया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सप्लाई, उसके बाद ये हाल है। तो एक तरीके से इंडिया की जो नीड है वो यहाँ से पूरी हो सकती है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कलर्स जो है ये रिसर्च गेट का है ये वाला इमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ये डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, तो ये जो कलर्स है ये ऑयल एंड गैस का यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। ये जो चीज़ें हैं 100% इंक्लूडिंग नॉर्थ ऑफ दी ऑयल और गैस, ये डार्क कलर जो आपको पर्पल दिख रहा है ऑयल एंड गैस एरिया के रिजर्व्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है, दिखा रहा है। आप जो है इसको PDF में जो आपको दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या क्या रिजर्व्स जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, रिसोर्सेज एंड इनहैबिटेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज तो आपको बताई दिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इनहैबिटेंट्स 4 मिलियन इनहैबिटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द 1/10 ऑफ द इंडिजीनियस पीपल हु रिसाइड ओवर हियर। आर्कटिक ओशन एंड उसकी जो आसपास की सराउंडिंग एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है एंड यहाँ पे जो है काफ़ी सारे साइंटिफिक कम्युनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रह रही हैं। इंडिया की भी है, कौन सी है बताइएगा ज़रा, 2 हैं कि 3 है कि एक ही है, उसका नेम क्या है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन सी है, डू लेट मी नो। सो साइंटिफिक कम्युनिटी, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ का यहाँ पे स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं एंड ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस ऑन एटमॉस्फेरिक, ओशनोग्राफिक एंड बायोकेमिकल साइकिल्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ऑल दिस पर्टिकुलर एरिया। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। देखिए डिक्रीज्ड, जब आइस कवर जो है, आइस जो है इसका कवर अगर कम हो जाता है तो बहुत बड़ा एवेन्यू एक ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से जो है शिपिंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रैवल करना, अभी क्या है कि अगर आप इस रीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड द शिप्स जो हैं वो वहाँ पे जो जाती हैं आती हैं तो उनको आइस कटर होता है बेसिकली उनके शिप के सामने, तो वो कट करते हुए वहाँ से जाती हैं एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। लेकिन अगर ये मेल्ट हो जाती हैं तो इट विल ओपन अप अनदर एवेन्यू, सो इट लीड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो शिपिंग करना, जो शिपिंग लेन है
वो ओपन अप हो जाएगी एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो अभी भी जो है यहाँ की नेशनल रिसोर्स, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एज कम्पेयर टू दी क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी होने की वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एंड इस वजह से जो है कंपटीशन इंक्रीज हो सकती है, विच विल डेफिनेटली हैपन कि ये मेरे एरिया में आता है तो ये मेरे इंटरनेशनल बॉर्डर में आता है, तो ये मेरे आता है, तो ये तेरे आता है, तो कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे मेरे ही आता है। तो वो वाला सिचुएशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकता है एंड होगा भी, ऑब्वियसली बात है। चाइना ने जो है वो भी कहा था कि हम आर्कटिक रीजन के अंदर आते हैं। खैर, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्या हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आइस जो है वो मेल्ट हो जाए, आइस मेल्ट होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सी लेवल राइज करेगी, सी लेवल राइज करेगी। सी लेवल में जो है इतना सारा फ्रेश वाटर अगर ऐड होता है तो उसकी एसिडिफिकेशन जो है और उसका जो सॉल्ट की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। उसकी वजह से उसके अंदर जितने भी उस पानी में जिस तरीके के एनिमल्स रह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स एक्वेटिक एनिमल्स बेसिकली जो रह रहे हैं, उनका लाइफ जो है वो थ्रेटन हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट अडेप्टिव टू व्हाट द सिचुएशन विल बिकम। बट वो अडेप्टिव हैं जो कि अभी जिस तरीके का वहां के पानी जो है बेसिकली समुद्री, उस चीज को लेकर के, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत वहां पे क्रिएट कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी आइस एक्ट्स एज अ बैरियर, ये एक तरीके से बैरियर का भी काम करता है, क्योंकि ऊपर जो है वो आइस बनी हुई है, वो ऊपर तो ठंडी है लेकिन कुछ नीचे जब जाओगे तो वहां पे जो है वाटर जो है वो थोड़ी वार्म होती है एज कंपेयर टू व्हाट इज अबव। यहाँ पे जो है उसके कंपैरेटिव नीचे काफी ज्यादा गर्म रहता है। तो इसलिए जो है ये आइस शीट अगर चली जाएगी तो पूरा का पूरा जो है नीचे की तहत, जो नीचे का भी वाटर है वो भी गर्म हो मतलब ठंडा हो जाएगा। तो दैट विल क्रिएट अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। सो इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज हैं, बायोडाइवर्सिटी हैं, ऑल ऑफ देम विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ इश्यूज ओवर हियर। आर्कटिक जो है ये वार्म होता है, पानी आइस पिघलते हैं तो क्या होगा, पोलर जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी एंड ये इसकी वजह से क्या होगा, हीट वेव्स, यूरोप जो ठंडा इलाका है वहां पे भी हीट वेव्स आने लगेंगे एंड फर्दर इंडिया में भी मानसून को लेकर के इंडिया में भी जो है बेसिकली दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, नॉट दैट ऑफ द मानसून। सो मेल्टिंग आइस, मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएगी, ठीक है, वो एक चीज हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट 7 मीटर राइज, 7 मीटर जो है वो पानी वो इंक्रीज हो जाएगी। चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सी वाटर, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसका असर क्या पड़ सकता है फौना पे, वो भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। गैशियस एमिशंस जो हैं वो भी हो सकती हैं, जैसे कि थॉइंग permafrost releases carbon and methane greenhouse gases responsible for that of the global warming, and it may also release long dormant bacteria and viruses, potentially leading to that of the disease outbreaks. So कुछ disease जो है वो basically हो सकता है which were there and which might spread to the other areas as well. ओके, राइजिंग सी लेवल, तो ये चीज जो है मैं वो ऑलरेडी आपको, जो सी लेवल राइज होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 में उन्होंने कहा था कि इट इंडिकेट्स दैट द सी लेवल अलोंग द इंडियन कोस्ट इज राइजिंग एट अ फास्टर रेट देन दैट ऑफ द ग्लोबल एवरेज। सो इंडिया का जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके आसपास की जो लो लाइंग एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज, उनके डूबने का खतरा जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। तो इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे देखने को मिल रही है। तो ग्लोबली जो एवरेज है उसके पर्सपेक्टिव, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया में ज्यादा हाई लेवल पे हो रही हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर रीजन्स, particularly the Arctic is one of the main factors contributing to this particular rise. कनेक्टिविटी की जो मैंने बात कही कि सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है वो, हम जो मलक्का ऑफ स्ट्रेट क्रॉस करते हुए, अफ्रीका क्रॉस करते हुए या फिर सुएज कनाल होते हुए जो यूरोप जाते हैं, तो उतना लंबा रूट नहीं लेना पड़ेगा, आप जो है ऊपर से ही ट्रैवल कर सकते हो। मतलब जो कार्गो शिप्स हैं वो बेसिकली ट्रैवल कर सकती हैं, जो दूसरे शिप्स हैं, एंड सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड
से जो है स्पीडली पहुंचाया जा सकता है, तो वो एक पर्सपेक्टिव ज़रूर है यहाँ पे। बट आई फील दैट कि ग्लोबल वार्मिंग के सामने ये एक जो है कनेक्टिविटी वाला जो सीन है, ये कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो है जियो पॉलिटिक्स वाला भी सीन बेसिकली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स वाला जो सीन है वो भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको चाइना से रिलेटेड एक बात बताई थी, ठीक है। तो 2018 में चाइना ने डिक्लेयर किया था कि वो एक नियर आर्कटिक स्टेट है, नियर आर्कटिक स्टेट है। एंड वो उसने इसलिए किया था, रिसोर्स की वजह से कहा था, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, साउथ चाइना सी भी मेरा है, आर्कटिक रीजन भी मेरा है, इंडिया का अरुणाचल भी मेरा है, लद्दाख भी मेरा है, ठीक है, तिब्बत भी मेरा है, सारा जो हांगकॉन्ग एंड ऑल एवरीथिंग इज माइन ओनली, इट्स लाइक दैट, ठीक है। चलो, सो दिस इज इट, हमारा एनवायरमेंट वाला जो है टॉपिक, दिस इज इट फॉर दिस। जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कवर करा दिए, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, 26 को जो है अपनी एनसीईआरटी की बैच स्टार्ट हो रही है। सो डू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल। आपको इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, सो यू कैन गेट दी ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।